दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम चित्रकला का ये सेकंड पार्ट शुरू करने वाला है, जो है मारवाड़ चित्रकला। कौन सी है? मारवाड़ चित्रकला। अब इससे पहले हमने देखा था, मारवाड़ चित्रकला से पहले देखा था मेवाड़ चित्रकला। क्या देखा था? मेवाड़ चित्रकला। और मेवाड़ चित्रकला के आधार पर बात की जाए थी, मेवाड़ चित्रकला ये है क्या, किस में शामिल थी? तो ये मतलब कि राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किसका, राजस्थान। थोड़ा और पहले बता देता हूँ। राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण का ये सेकंड पार्ट है। कितना? कौन सा? सेकंड पार्ट। पहले कौन सा था? मेवाड़। ये दूसरा कौन सा है? मारवाड़। तीसरा कौन सा था? हड़प्पी। 4 नंबर कौन सा होगा? ढूंढाड़ी। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट होंगे, यानी इनको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार में 4 भागों में बांटा गया है। किसको? राजस्थान की, नहीं, राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण को। फिर अब इससे भी आगे बात की जाइए, राजस्थान चित्रकला ये किसके अंदर थी, है ना? ये थी राजस्थान की, जो नहीं, जो चित्रकला थी राजस्थान का, उनका वर्गीकरण, सॉरी, स्वरूप क्या था? चित्रकला का स्वरूप। ये क्या होता है? अब इसका मतलब ये है कि इनका जो स्वरूप है, यानी कि राजस्थान की चित्रकला कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान की चित्रकला है, और फिर कितने मतलब अलग अलग प्रकार से बताएगी राजस्थान की चित्रकला। सॉरी, वो क्षेत्र नहीं, क्षेत्र तो बाद में आएगा। लेकिन राजस्थान की चित्रकला जो स्वरूप है, इनकी कितने प्रकार की चित्रकला है, कैसी चित्रकला होती है भाई? एक तो होगी दीवार पर चित्रकला हो गई, एक लोक चित्रकला हो गई, एक भित्ति चित्रकला हो गई, एक लोक चित्रकला हो गई, है ना? एक आधुनिक चित्रकला हो गई जो वर्तमान में चलती है, आधुनिक चित्रकला। एक राजस्थान का वर्गीकरण चित्रकला, जो अभी हम बात करें, जो प्राचीन काल में थी। इस प्रकार जो स्वरूप के बारे में बात की जाती है, स्वरूप के बारे में इतने भागों में बांटा जाता है। तो हम स्वरूप को अलग अलग भागों में बांट रहे थे, वो थे राजस्थान चित्रकला का स्वरूप। और उसके अंदर फिर राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। क्या था? राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर है मारवाड़। मारवाड़ से पहले कौन सा था? मेवाड़। आई बात समझे? एक बार और बता देता हूँ। राजस्थान की चित्रकला का स्वरूप, यानी कि कितने प्रकार की चित्रकला होती है, कैसी चित्रकला होती है, चित्र किस प्रकार के होते थे, हाँ, वो बात करते हैं। तो उसके अंदर स्वरूप के अंदर थे, पहले थे राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। क्या था? राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या था? मेवाड़ चित्रकला। क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ के बाद में कौन सी? मारवाड़। इसके बारे में बाद में बात करें हम हड़ौती। हड़ौती के बाद में बात करेंगे ढूंढाड़ी। फिर ढूंढाड़ी के बाद में आ जाएगी लोक चित्रकला। फिर वो आ जाएगी भित्ति चित्रकला, है ना? फिर आ जाएगी राजस्थान की आधुनिक चित्रकला। फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। है ना? राजस्थान चित्रकला का स्वरूप और इसके अंदर वर्गीकरण। वर्गीकरण ये हो गया इसका भाग, और इसका भाग हो जाएगा मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब मारवाड़ के अंदर चित्रकला किस प्रकार की थी? अब मारवाड़ के अंदर चित्रकला की यदि प्रकार देखा जाए, यानी मारवाड़ चित्रकला की किस प्रकार की चित्रकला थी, उस बारे में बात की जाए तो प्रेम, किस पर? प्रेम ख्यात। प्रेम ख्यात पर आधारित थी। किस पर? प्रेम ख्यात पर आधारित थी। इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर जितने भी राजा थे, जितने भी दरबारी जो कवि वगैरह थे, वो ज्यादातर प्रेम के बारे में बात करते थे, यानी कि राजा और जो रानी होती है उसके बारे में, जो प्रेम के बारे में किस प्रकार के प्रेम भाव थे, है ना, जो रानी की खूबसूरती होती है थी। और या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाता था मारवाड़ के अंदर, है ना, जैसे मारवाड़ में इतनी फसल नहीं होती थी, मारवाड़ में अकाल पड़ता था ज्यादातर, मारवाड़ में जो फसल नहीं होती थी तो वो बाहर जाते थे कमाने के लिए। जब वो कमाने के लिए बाहर जाते थे, उनकी याद के अंदर जो जो स्त्री होती थी वो जैसे कोई गाना वगैरह गाने गाती थी, और उनकी याद के अंदर जो भी गाने वगैरह गाना और भी कुछ किसी भी प्रकार की बातचीत करना, है ना, तो जैसे दो भाई बोलना, ये सारा काम, इनका जो रूप, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, वो कौन समझते थे, इनकी सोच है वो कवि समझते थे। कौन? कवि। और वह चित्रकार। कौन? चित्रकार। और जो इनकी जो विचार है, इनकी जो भावनाएं हैं, किसकी, तो इस तरह की जो भावनाएं है वो समझते थे, तो कवि अपने जो कविताएं बनाते थे, और जो कवि होते वो दोहे भी लिखते थे। कविता हो गई और दोहे हो गए, है ना, ये बात हो गई। और फिर चित्र, यानी कि इनका भी चित्र भी बनाते थे। जो कवि होते थे वो कविता लिख देते थे, जो दोहे बना देते थे, और जिसका चित्र बनाना आता था, इनकी जो याद होती थी, जैसे याद के जो मतलब कि आंखें वगैरह इस तरह की खूबसूरती कि भी उसकी याद के अंदर, तो उस प्रकार के वो चित्र बना देते थे कि हाँ, इस प्रकार चित्र के आधार पर ये बात साबित होती थी कि हाँ, वो स्त्री अपने मतलब कि जो पति होता है उनको किस प्रकार याद कर रही है, बुला रही है, ये बातें कैसे हम चित्र के माध्यम से पता चलती थी। जैसे हम कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा, उसके आधार पर हम देख लेंगे। आगे देखते हैं हम प्रेम के पर आधारित किस प्रकार है। एक था जयदेव की गीत गोविंद। किसकी? जयदेव की गीत गोविंद, है ना। इस आधार पर हमें ये बात साबित होती है कि हाँ, मारवाड़ के अंदर भी चित्रकलाएं थी। क्योंकि क्योंकि जो जयदेव की गीत गोविंद है ना, ये उसका आधार थी। क्या थी? उसका आधार थी। किसका? मारवाड़ की चित्रकला का क्या थी? आधार थी। कौन? जयदेव की गीत गोविंद। और इसके अलावा हम ये बात देखें कि और भी क्या कहते हैं मारवाड़ की चित्रकला के आधार, है ना। जैसे मारवाड़ चित्रकला का जो विषय थे और कौन कौन से जैसे विशेषताएं थी, वो देखते हैं। वैली कृष्ण रुक्मिणी, एक ये हो गई। और दूसरी डोला मारू दुआ। क्या हो गई? डोला मारू दुआ। डोला मारू दुआ हो गई, है ना। और वीरम दे सोनगरा री बात, सोनगरा री बात। फूलमती की वार्ता, मृगवती री रास, है ना, मृगवती री रास। और इतनी हो गई। एक और है चंद्र, है ना। चंद्रिका आएगा, ऐसा कुछ है, छोड़ो। ये चार यादें ठीक है। वैली कृष्ण रुक्मिणी रात, डोला मारू दुआ, वीरेंद्र सोनगर की बात, फूलमती की वार्ता, मृगवती रास। अब ये क्या है? ये मतलब कि एक चंद्रिका की बात हो सकती है। चंद्रिका लिख देते हैं। बात, चंद्रिका की बात होगी क्लियर, ये बात है।
हाँ, चंद्रिका रिवात है ना, चंद्र कुमार है, सॉरी। चंद्र कुंवर रिवात है ना। और एक है हंसराज। बस राज की चौपाई। अब ये क्या था, मतलब कि राज जो मारवाड़ थी, मारवाड़ के प्रेम पर आधारित थी। कैसे? जैसे ढोला मारो रुदवा है ना, वैली कृष्ण जोकमरेरी बात है, सॉरी वैली कृष्ण जोकमरेरी थी, और ढोला मारो रुदवा। अब ये क्या, ये प्रेम ढोला मारू है ना। तो ये ढोला, जैसे ढोला हो गया, जैसे पुरुष को याद करते हैं ढोला है ना, तो ढोला क्योंकि मारवाड़ ज्यादातर ढोला के वजह से मतलब कि पुरुष को ढोला बोलते हैं ना, मारू, यानी मारू एक स्त्री के नाम बाद वो याद करती हैं। जैसे कि वैसे वो बहुत सारे गाने होते हैं, जैसे अम, कि डेरा ले दिया जावे रे दीवाना है ना, ऐसा सॉन्ग बहुत है जिससे माध्यम से ये पता चलता है कि हाँ ढोला मारू दुआ है ना। गाना भी खूब बने हैं, ढोला मुझे छोड़ मती चाहिए रे है ना, बहुत सारे सॉन्ग बने हैं। तो इस माध्यम से ये मारवाड़ की जो चित्रकला हो गई। लेकिन सॉन्ग के बारे में बात की जाए, यदि गाने के बारे में बात की जाए, तो भी यही बात होती है, ढोला मारू का दुआ है ना। इस पर गाने भी खूब बने हैं, चित्र भी बने हैं। वीरम दे सोनगरे की बात है ना, वीरम दे किस प्रकार से वीरम दे सोनगरा था है ना, इसका इतिहास बहुत खत्म, मतलब कि एक अच्छा इतिहास है, और एक मतलब कि संघर्ष का इतिहास भी माना जाता है वीरम दे सोनगरा का। कैसे? क्योंकि वीरमदेव सोनगरा था, जिससे मतलब कि वो प्रेम करना नहीं चाहता था, वो स्त्री थी इनसे प्रेम करना चाहती थी, जिसका मतलब कि नाम था फिरोजा। कौन सा था? फिरोजा। वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी है ना, फिरोजा। लेकिन फिर भी ये उनसे प्रेम नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी इनसे युद्ध करने के लिए, लेकिन ये मरते दम तक, अपने अंतिम सांस तक इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध किया था। हाँ, फिर इनका जो सिर काट के है ना, वो कौन ले गया? अलाउद्दीन खिलजी ले गए, अपने पुत्री के सामने रखा। लेकिन पुत्री जैसे ही उनको मतलब कि देखती थी, तो वो सिर मुड़ जाता था। ये था इतिहास है ना। मतलब ये थी वीरम देव सोनगरा का, मतलब कि संघर्ष किस प्रकार वो उनसे भी एक प्रेम के लाइन में ना घुस के अपने जो देश, अपने राज्य के बारे में इतने सोचता था, वो था वीरम देव सोनगरा। इस पर उनकी जो बात बनी है, उनकी जो कहानी बनी, उनके जो चित्र बने, ये सब जो है हाँ राजस्थान की जो चित्रकला है, जो हमें कहानियां दिखती हैं, जो हमें इतिहास दिखते हैं, वो वास्तव में कुछ न कुछ उसका अस्तित्व रहा है। आगे देखते हैं। आगे अब आ जाएगी जोधपुर। मारवाड़ के अंदर जाएगी जोधपुर। जैसे कैसे? जैसे मारवाड़ के अंदर काफी स्टेट इसके अंदर शामिल थी, आज के जो जिले बोलते हैं वो काफी इसके अंदर शामिल थी। जैसे जोधपुर हो गया है ना, एक तो जोधपुर हो गया, और एक बीकानेर हो गया, एक किशनगढ़ हो गया है ना, और इसके अलावा भी अजमेर, नागौर है ना, और इसके अंदर अजमेर, नागौर ये भी इसके अंदर शामिल थे, और पाली ये इसके अंदर शामिल थे। किसके अंदर? महाराष्ट्र के अंदर। हम जोधपुर में किस प्रकार के जो हमें शैलियाँ दिखती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जोधपुर शैली, जोधपुर शैली, ये जोधपुर शैली को जो हम चित्रकला दिखती हैं, इसका भी एक मतलब कि चित्रकला एक अच्छी खूबसूरत चित्रकला दिखती है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो बढ़ावा देने वाला जो राजा था, वो था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। जय सिंह ने चित्रकला के रूप में आगे बढ़ाया था। ये मतलब कि राजा थे, और इसके जन्म जय सिंह के पुत्र था अमर सिंह है ना, फिर इसके बाद अनु सिंह आ गए। इस प्रकार के जो, क्योंकि जय सिंह मरने के बाद अमर सिंह को किस प्रकार वीर दुर्गादास ने उनको मतलब कि गद्दी पर बैठाना, और अपना जितनी भूमिका दिखाई थी, मतलब कि भूमिका निभाई थी, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि वीर दुर्गादास, उनका भी एक अनोखा इतिहास है, जिस कारण ही मार मतलब कि जोधपुर का जो मतलब कि इज्जत कह सकते हैं, लाज कह सकते हैं, वो बची थी। किसकी? मतलब जोधपुर की। इसलिए जय सिंह के बाद में अमर सिंह का भी एक अपना बड़ा एक योगदान है। किसका? अमर सिंह का। अब जय सिंह के काल में कैसी कैसी रसिक प्रिया, मारवाड़, सॉरी बारह मासा कहाँ मारवाड़ है, बारह मासा। इस प्रकार की चित्रकला हमें वहां पर मिलती है। किसके? जय सिंह के काल में।
और फिर इसके मतलब पुत्र था अमर सिंह, उसके काल में भी चित्रकला हमें खूब अच्छी चित्रकलाएं मिलती है, अमर सिंह के काल में भी। मतलब कि चित्रकला के रूप में यदि बढ़ावा देने वाला था अमर सिंह भी इसके पीछे नहीं था। क्यों? क्योंकि अमर सिंह भी चित्रकला को अधिक रूप से बढ़ावा दिया था, क्योंकि वही चीज थी लक्ष्य पीढ़ी के बारे में, बारहमासा के बारे में, चित्रकला के रूप में अमर सिंह ने खूब बढ़ावा दिया था। और इसके बाद में आती है वो बीकानेर शैली। कौन सी आती है? बीकानेर शैली। सॉरी, इनके जो हम देख लेते हैं कलाकार कौन थे, है ना, चित्रकला के कलाकार, चित्रकला के कलाकार। एक थे नातू। ये मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में तो आपके चित्रकला किस प्रकार की थी वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कलाकार जरूर पूछ सकते हैं, है ना। नातू, रामा, छज्जू, शेपू। ये कौन थे? ये कलाकार थे। कहाँ के? जोधपुर के। जोधपुर के कलाकार कौन थे? नाता, रामा, छज्जू, शेपू। नातू, रामा, छज्जू, शेपू। नाता है, नातू नहीं है ना। नाता, रामा, छज्जू, शेपू। नाता, रामा, छज्जू, शेपू। नाता, रामा, छज्जू, शेपू। याद हो जाएगा? क्लियर? आगे देखते हैं। नाता, रामा, छज्जू, शेपू। आगे देखते हैं। अब बीकानेर आ गया ना, बीकानेर शैली। अब इसमें क्या था? बीकानेर के अंदर जो शैली को बढ़ावा देने वाले थे, है ना, उनका नाम देखते हैं। राजा सामत सिंह उर्फ, है ना, सामत सिंह उर्फ किशन करके थे, सॉरी, बीकानेर का राजा, मतलब कि बीकानेर का राजा नहीं थे, है ना। बीकानेर शैली को बढ़ावा देने वाले थे वो एक उस्ताद कल्ला। क्या थी? उस्ताद कल्ला। उस्ताद कला। अब ये क्या थी? वैसे तो बीकानेर का मतलब कि बीकानेर शैली के अंदर वही करसम कला थी जैसी उसके अंदर कला थी, क्योंकि ये बीकानेर मारवाड़ के अंदर पड़ता था, जिसका प्रभाव मारवाड़ मारवाड़ का भी पड़ा था। क्यों? क्योंकि जोधपुर को बसाया था जोधा ने, और बीकानेर को बसाया था उसका पुत्र बीकानेर। आई बात समझ में? हो गई क्लियर? आगे देखते हैं। अब उस्ताद कला क्या थी? उस्ताद का नाम से भी ये पता चलता है कि जो लोग मारवाड़ के अंदर रहते थे, जो भी अच्छा काम करते हैं, आज भी देख लेना, हाँ, मारवाड़ के अंदर जैसे जोधपुर रहता, बीकानेर रहता, पाली आता है, उसके अंदर यदि कोई भी काम अच्छा करता है ना, जैसे खेती के काम में कोई अच्छा काम करता है, नॉर्मल सी खेती लेते हैं, खेती के काम कोई अच्छा करता है ना, जैसे कोई बाजरा वगैरह बनाओ, जैसे बरसात के मौसम में कोई अच्छा काम करता है, अच्छा जैसे बाजरा बोता है, तो उनको क्या कहते हैं? वाह उस्ताद वाह, क्या काम किया, बहुत अच्छा काम है, कहते ही नहीं, कहते हैं वाह उस्ताद वाह, है ना। जैसे कारीगर का काम करता हो, जैसे मकान के जैसे चुनाई करनी होता हो, तो उनको कैसे बोलते हैं? वे अच्छा भाई, अच्छा मकान बनाता तो उसको यही बोलते हैं वाह उस्ताद वाह, अच्छा काम नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना। और एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे मिस्त्री के काम में देखा जाए, है ना, तो जैसे मिस्त्री के काम अच्छा मिस्त्री बना करता है, और देख सकते हैं जैसे गाड़ी की जो सर्विस अच्छी करता है, ऐसे बोलते हैं वाह उस्ताद वाह। ये मारवाड़ की जो भाषा है, उस्ताद। आई बात समझ में? ये चीजें समझ आ गई, उस्ताद क्या है? कला, यानी कि चित्रकला के रूप में यदि कोई अच्छी कला के बढ़ावा देने वाले थे तो उस्ताद ही थे, यानी जो व्यक्ति थे बीकानेर के। और यहाँ पर मुगल शैली थी, है ना। मुगल शैली, और मुगल शैली को भी बढ़ावा देने वाले ये भी थे, क्योंकि मुगल शैली होती थी, और दुंडान शैली, द्रि दृष्टांत, दृष्टांत शैली, है ना, ऐसी शैली थी मुगल शैली, दृष्टांत शैली। अब इसमें क्या, इनको जो बड़ा वाला देने वाले थे, है ना, वो उस्ताद कला थे, इसलिए उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? उस्ताद कला कहा जाता था। किसको? उस्ताद कला। और जब यही बात आती है इसके आगे, तो ये कि ऊंट था, क्या था? ऊंट।
और ऊँट की जो खाल होती है, क्या होता है, ऊँट की जो खाल होती है, वो इन खाल पर क्या, इन खाल पर जो सोने के चित्र बनाने वाले थे, सोने के चित्र यानी कि चित्रित बोल सकते हैं, सोने के चित्रित बनाने वाले थे, बनाने में कामयाबी हासिल की। हासिल की उसे ही उस्ताद कला कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ताद कला कहते हैं। आई बात समझ में, उसे ही क्या कहते हैं, उस्ताद कला कहते हैं। कौन, कामयाबी हासिल की थी ऊँट के मतलब कि ऊँट की खाल पर चित्र बनाने में। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जब जैसे जो बीकानेर शैली थी उनके अंदर इनका बढ़ावा था, किसका, उस्ताद कला का था। तो इनका जो सहयोगी था वो जैन, पहली बात ये है जो बीकानेर शैली इनको एक और नाम से जाते हैं, मतेरण कला। कौन सी, मतेरण कला। और यही मतेरण कला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जैन धर्म के जो मानने वाले थे उन कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कैसी थी, पारंपरिक शैली थी। कैसी, पारंपरिक शैली थी जैन। पारंपरिक शैली, जो जैन धर्म को मानने वाले थे। और जो जैन धर्म को मानने वाले के थे उनके जो कलाकार थे ना, जो चित्र बनाने में निपुण थे, वो कहाँ के थे, वो बीकानेर के थे। जब वो कलाकार बीकानेर के थे तो उन बीकानेर शैली का सहयोग हो गया ना, मत सॉरी मत मार करना, मतलब ये जो जैन जो कहने कलाकार थे उनका सहयोग हो गया, किसका, बीकानेर के जो कलाकार थे उनके साथ में हो गया ना। तो जो पारंपरिक शैली और जो कि उस्ताद कला शैली है, जो इनका जो सहयोग एक मिश्रित रूप से बीकानेर शैली को आगे बढ़ाने वाला था। तो बीकानेर में जो कला थी उनको आगे बढ़ाने वाले जो कला, जैसे किनका योगदान रहा दोनों का, एक जैन कलाकार की पारंपरिक शैली और दूसरा उस्ताद कला की शैली, इनका जो बढ़ावा महत्वपूर्ण था, उस्ताद कला और पारंपरिक शैली कला। आगे देखते हैं। और फिर इसमें जो विशेषता थी किसकी, बीकानेर शैली की, शैली की विशेषता है। अब विशेषता के अंदर भी ये बात थी कि जैसे इनकी विशेषता थी उनके अंदर अब क्या विशेषता थी ये भी बात देखनी होती है। तो विशेषता के अंदर जैसे बीकानेर के जो महल थे, है ना, जैसे बीकानेर के दुर्ग थे, तो दुर्ग है ना, जैसे मान लिया दुर्ग ऐसे ही होता ना, ऐसे दुर्ग बने होते हैं, तीखे तीखे दुर्ग हैं, ऐसे ऊपर दुर्ग बने होते हैं और इनके चारों ओर दीवार होती है ना। अब इन दीवारों पे अभी ऐसे चित्र बने हुए थे और इसके दुर्ग के अंदर चित्र बने हुए थे। अब चित्र कैसे थे, जैसे हाथियों की लड़ी होती है। और फिर हम आगे देखते हैं हाथियों की लड़ी के अलावा जैसे राजा शिकार करता है और शिकार का भी चित्र वहां पर बना होता है ना। और फिर जो रानियों का जो मतलब कि वो महल होता है, कौन सा, जैसे हरम महल है ना, जैसे रानिया का जो हरम महल की झांकी है उनका भी चित्र है ना। रानिया का जो हरम महल की झांकी है उनका भी चित्र का बना हुआ है, बीकानेर शैली के जो दुर्ग है उनके अंदर बना हुआ है। इस प्रकार के चित्र है वो वहां पर बने हुए हैं। तो इनके जो बने हुए हैं, तो इसके बाद हम कह सकते हैं इनकी विशेषता भी ये है। क्या है इनकी विशेषता, ये है कौन सी, जैसे ये मैंने अभी बताई है, जैसे मतलब कि महल हो गया, महल के अंदर हरम महल की जो झांकी हो गई, है ना। और हरम महल की झांकी के अलावा उनके चित्र और बने हो गए, है ना, हर महल की झांकी है ना। उसके अलावा जैसे कि चित्र हो गया ना, उसमें कहीं कह रहे सोने के चित्र, है ना, सोने जैसे उसके अंदर महल के अंदर हो गए चित्र हो गए ना। और अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या होता है, बीकानेर शैली की विशेषता हो गई। ये क्या हो गई, बीकानेर शैली की विशेषता हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब इनके जो विषय क्या है, क्या है विषय, है ना।
विषय। अब विषय इनके ये हो गया प्रोटेट, क्या हो गया प्रोटेट। और एक हो गया दरबार, क्या हो गया प्रोटेट दरबार। और महल की सजावट, है ना, प्रोटेट दरबार महल की सजावट। फंवारे, फंवारे ये क्या हो गए इनके विषय हो गए, किसके बीकानेर शैली के विषय हो गए। कौन से प्रोटेट दरबार और महल की सजावट फुहारे, ये इसके क्या हो गए विषय हो गए दर किसके बीकानेर शैली के। और इनके जो कलाकार की बात की जाए, इनके कलाकार कौन कौन थे वो देखते हैं। बीकानेर शैली के कलाकार, कार मुराद कायम, रुकनुद्दीन, रहीम खान, रामलाल, अली रजा, ये इसके क्या हो गए कलाकार हो गए। मुराद कायम हो गया, रुकनुद्दीन हो गया, खान हो गया, रुकनुद्दीन रहीम खान हो गया, रामलाल हो गया और अली रजा हो गया, है ना। और इसके बाद ये तो कि मुस्लिम कलाकार कौन है, मुस्लिम कलाकार। और जैसे हिंदू कलाकार हम बात करते हैं, सीताराम, नानक राम, है ना। ये हो गई हिंदू कलाकार, कौन हो गए हिंदू कलाकार हो गए। है ना। एक हो गए नातू, कौन हो गए नातू, मुराद से पहले नातू लिख देते हैं, नातू कलाकार हो गया। और इसमें एक हो गए बदन सिंह, कौन आ गया बदन सिंह हो गया कलाकार। आगे देखते हैं ये किस हो गए बीकानेर शैली के कलाकार हो गए। ये बातें बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनकी हाँ इनके कलाकार के बारे में नाम पूछे जाते हैं। एक RS अभी 9 या 10 में पूछा गया था, कौन से इन कलाकारों के बारे में बताइए, इनसे कलाकार कौन से हिंदू कलाकार थे, कौन से मुस्लिम कलाकार थे। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बीकानेर शैली के अंदर कोई 2 कलाकार का नाम बताइए, ये कलाकार गलत है सही है, ऐसे कलाकार नाम पूछ सकते हैं। और इसके आगे चलिए वो किशनगढ़ चलिए, इससे पहले हम एक बात और देखते हैं, है ना। इससे पहले हम ये देखते हैं जो यहाँ पर जो कला थी, एक थी वो रागमाला की करनी, नागादास, कौन सी नागादास की गायन कला, गायन नागादास की गायन कला। और एक होती कला प्रेमी, कला प्रेमी, है ना। और एक थी काव्य प्रेम, काव्य प्रेम, है ना। और काव्य प्रेम हो गया। और इसके बाद में हो गया बनी ठनी, इसके अंदर सब शामिल बनी ठनी। ये है किशनगढ़ शैली, मतलब किशनगढ़ शैली के, लेकिन इनका इतिहास इनसे संबंधित है किसके बीकानेर शैली के अंदर। और ये जो मोर ध्वज नियाल चंद, है ना, इनकी जो बनाने में इनकी भूमिका थी, है ना, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, नागादास की गायन है, काव्य प्रेम है और कला प्रेमी है ना, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, किशनगढ़ शैली। अब किशनगढ़ शैली क्या है, अब किशनगढ़ के अंदर सबसे पहला नाम ये है बनी ठनी। लेकिन बनी ठनी है क्या, इसके बारे में जानकारी हमको देखनी
पड़ेगी। राजा था सामत, वो मैंने वहां पर बीकानेर का लगा दिया, बीकानेर का नहीं था, यहाँ पर किशनगढ़ का था। सावत सिंह उर्फ नागरी दास, कौन सा था? सावत सिंह उर्फ नागरी दास। अब ये कलाकार एक मतलब कि मैं मतलब इम्पोर्टेंट, सॉरी, ये राजा था और राजा ने मतलब कि अपनी कला का मतलब कि अपने शासन में एक अलग मतलब कि एक अच्छी कला के रूप में उभरने को अपना बढ़ावा दिया था। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? सावत सिंह उर्फ यानी कि नागरी दास ने अपनी महत्वपूर्ण मतलब की भूमिका निभाई थी। और इसने जो उपाधियां जो प्राप्त की थी वो है मनोरथ मंजरी। मनोरथ मंजरी ये किसकी है? नागरी दास की है मंजरी। और है ना, मनोरथ मंजरी हो गई, और एक रत्नावली हो गई, और एक होगी विहार चंद्रिका, है ना। ये इस प्रकार मनोरथ मंजरी, विहार चंद्रिका। अब ये क्या है? सावत सिंह ने, नागदास ने मतलब कि अपनी जो कला के रूप में उपाधियां प्राप्त की थी, है ना, कि अच्छी कला के रूप में भूमिका निभाई थी, अच्छी कला को बढ़ावा दिया था। जब कोई भी राजा अपनी कला को, अच्छी कला को यदि बढ़ावा देगा तो वो अपनी उपाधियां प्राप्त करेगा, है ना। ये स्वाभाविक है, उपाधियां प्राप्त करेगा। जब वो स्वाभाविक मतलब कि उपाधियां प्राप्त करेगा, एक अपने जो राज्य को बढ़ावा मतलब कि एक राज्य एक अच्छी स्थिति के रूप में उभरेगा, है ना। राज्य का महत्व भी बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार सावत सिंह उर्फ ने नागदास ने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसके अंदर? मतलब कि चित्रकला के अंदर, है ना। किसके अंदर? चित्रकला के अंदर। और फिर इनकी एक जो रानी थी, है ना, वो रानी चंद्रिका, चंद्रकुंवरी, रानी का क्या नाम था? चंद्रकुंवरी। और चंद्रकुंवरी की मतलब कि एक खूबसूरती के रूप में राजा ने कहा, हाँ मेरी जो पत्नी एक ऐसी मतलब कि अच्छी खूबसूरती है, रानी है, अच्छी खूबसूरत है। और इनकी याद के अंदर, है ना, सॉरी, इनकी याद के अंदर इनके जो अच्छे रूप मतलब कि रूपवता के कारण जो चित्र बनाया था उसे बनी ठनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनी ठनी कहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं बनी ठनी है क्या? बनी ठनी है वो मतलब कि किस मतलब कि बनी ठनी किससे संबंधित है? तो ये मतलब किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली का जो राजा था वो सावत सिंह उर्फ नागरीदास था। और उनके पुत्र चंद्रकुंवरी थी। और उनके जो मतलब कि रूप के कारण यानी रूपवती के लिए उसके लिए मतलब बनी ठनी का चित्र बनाया था। किसने? नागरीदास ने। किसने? नागरीदास ने, है ना। आगे देखते हैं। एक रसिक रत्नावली, है ना, रसिक रत्नावली। आगे देखते हैं। चंद्रकुंवरी, बड़ी ठनी। अब ये इनकी जो कला ये थी, क्या थी? मतलब ये थी इनकी जो उपाधि थी। और इनकी मतलब कि सबसे बड़ी कला ये थी कि इनकी जो अपनी पत्नी थी, पत्नी के लिए मतलब कि इतना बड़ा ये प्रेम की भावना बढ़ाते हुए इन्होंने एक जो चित्रकला बनी थी वो अपने किशनगढ़ को एक आगे बढ़ाने वाला रूप है। क्या? किशनगढ़ आगे बढ़ाने वाली क्या है? एक रूप है। और मतलब कैसी थी इनकी विशेषताएं, क्या थी इनके अंदर, किस प्रकार का ध्यान जगा गया था, वो बात देखते हैं, है ना। नारी, विशेषताएं, है ना। नारी चित्र की विशेषताएं। अब इसके अंदर क्या है? अब नारी चित्र की विशेषता के अंदर देखते हैं, एक तो इन्हें विस्तृत केश राशि। क्या? विस्तृत केश राशि। और कजरारी आंखें, कजरारी आंखें, कजरारी आंखें, इनका भी ध्यान रखा गया था।
फिर नुकीली नाक, नुकीली नाक, पतले होठ, और चेहरे की सजावट। फिर और कर सकते चेहरे का चमकदार, चमकदार। ठीक है, इनका ध्यान रखा गया था किसके? किशनगढ़ शैली के अंदर जब जो नारी की जो खूबसूरती का जो चित्र बनाया गया था, बड़ी थनी का चित्र बनाया गया था, इन बातों को ध्यान रखा गया था। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर कलाकार कौन थे? कलाकार तो देखना पड़ेगा ना, कलाकार कौन थे? तो शोर ध्वज, कलाकार ध्यान रखना, ठीक है, शोर ध्वज, हाँ। फिर मोर ध्वज, मोर ध्वज, निहाल चंद, धन्ना, भंवरलाल, अमीर चंद। आई बात समझ में? भंवरलाल, अमीर चंद। और ये तो हो गए हिंदू मल्ल के राजा, है ना, सॉरी कलाकार। अब मुस्लिम कलाकार नहीं, सॉरी, ये तो कलाकार हो गई। अब इसके अलावा और कलाकार कौन थे? हैं जो उप कलाकार, इनके तो सपोर्ट करने वाले। तुलसीदास, सवई, सवई राम, और लाडली दास। ये इनके कलाकार थे, किसके? मतलब कि किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। और इसके बाद में अजमेर कलाकार, मतलब कि अजमेर शैली आती है। तो अजमेर शैली का भी वही भूमिका थी, है ना, जैसे महिलाओं की खूबसूरती, है ना। और इसके अलावा जैसे मान सकते हैं, जैसे हाथियों की लड़ी हो गई, है ना, जहाँ हाथी आपस में लड़ते थे। और ये भी फौरा की सजावट होती थी। जैसे रानी के जो हरम महल के बारे में, उनकी सजावट वही सेम सजावट थी। और नागौर में भी वो भी थी। नागौर में हरे नीले रंग का उपयोग किया गया था, सॉरी, मतलब कि नागौर के अंदर बुझे हुए कलर का, है ना, बुझे हुए रंग, नागौर के अंदर बुझे हुए रंग का प्रयोग। और जो किशनगढ़ शैली जिसके जो अंदर जो रंगों का प्रयोग किया गया था, वो हरे नीले पीले, है ना, बैंगनी कलर, और इन कलर का प्रयोग किया गया। हरे नीले बैंगनी, है ना, इन कलर का प्रयोग किया गया था किसके अंदर? किशनगढ़ शैली के अंदर। और फिर ये वापस आ जाते इस पर, नागौर शैली हो गई। फिर ये यहाँ पर आगे जैसलमेर शैली, जिसे मारवाड़ की मुमल कहते हैं, जैसलमेर शैली को, जैसलमेर शैली को मारवाड़ की मुमल, मारवाड़ की मुमल। ठीक है, कैसा कहता है? जैसलमेर शैली को मारवाड़ की मुमल कहते हैं। तो इस प्रकार की ये शैलियाँ थी। अब इसके बाद में आती है हाड़ौती शैली। कौन सी आती है? हाड़ौती शैली। और हाड़ौती शैली, और इसके अलावा है एक ढूंढाड़ी शैली, है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। और तब तक देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, बिना मेहनत करने से कुछ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।